गुड मॉर्निंग है। आज से स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। जो अपना कैलकुलस वाला कुछ एक्सरसाइज 4 का होमवर्क है वो कल के डाउट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स 1, काइनेमेटिक्स 1 लेक्चर नंबर 1। यहाँ से जो है ना, यहाँ से प्योर फिजिक्स स्टार्ट होता है। यहाँ से प्योर फिजिक्स स्टार्ट होता है। इससे पहले जो था वेक्टर कैलकुलस, ये सब मैथ्स था। ये सब क्या है? मैथ्स। यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे? प्योर फिजिक्स। देखिए, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि ये सब जो काइनेमेटिक्स पार्ट है वो होता है मैकेनिक्स का पार्ट। क्या होता है? फिजिक्स को 4-5 पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं पूरे फिजिक्स को। तो उसमें एक पार्ट आता है मैकेनिक्स। जैसे फिजिक्स में क्या क्या पढ़ोगे समझ लो पहले। फिजिक्स में जो आएगा अपना, एक आएगा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में कुछ चैप्टर्स होंगे, 6-7 चैप्टर्स। इस 6-7 चैप्टर्स होंगे मैकेनिक्स। दूसरा आपको आएगा हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। इसमें भी 5 चैप्टर्स। नेक्स्ट आएगा आपको फ्लूइड प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें भी 4-5 चैप्टर दोनों मिला। उसके बाद आएगा आपको एसएचएम प्लस वेव्स। इसमें 3 चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये सब, एक चैप्टर और भी आएगा ग्रेविटेशन करके। ये सब 11th में है। इतना 11th में है। इसमें 6-7 चैप्टर्स है, इसमें 5 चैप्टर्स, इसमें 4 चैप्टर्स है, इसमें 3 चैप्टर्स, इसमें ये एक ही चैप्टर। ये पूरा आएगा आपको 11th। ये वाला ये एक चैप्टर नहीं है। मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो अपन स्टार्ट इसी से करेंगे। स्टार्ट इसी से करेंगे। इसी का फर्स्ट चैप्टर होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो काइनेमेटिक्स 1 एंड काइनेमेटिक्स 2। ये सब 11th के चैप्टर। 11th। उसके बाद आएगा 12th में इलेक्ट्रोडाइनमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल, इलेक्ट्रो ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कैपेसिटर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, एक और आता है, एक और पढ़ोगे यूनिट 11th में, यूनिट इन डायमेंशन प्लस एरर। ये भी पढ़ो, 11th का ही पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। ईएमआई इसी को बोलते हैं, ईएमआई। ऑल्टरनेटिंग करंट, ये होगा एसी। और एक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैकेनिक्स है ना, वैसा एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये सब 7 चैप्टर्स इसमें आते हैं। उसके बाद आएगा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ये आता है ऑप्टिक्स। उसके बाद आएगा मॉडर्न फिजिक्स में भी 4-5 चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद आपको आएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, फिर आएगा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये है 12th।
बोलो सॉरी 12th तो ज्यादा दिख रहा है, 12th कम है, 11 ज्यादा है। एक एक में इसमें 6 चैप्टर पढ़े अभी तो बताऊं, 6-7 चैप्टर, 7 चैप्टर्स, इसमें 5 चैप्टर्स, इसमें 4 चैप्टर्स, इसमें 3 चैप्टर्स, इसमें 1 है और इसमें 2 है। ये वास्ट, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, 11th में टाइम ज्यादा लगता है, 12th में टाइम कम लगेगा, 12th में टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद तुम्हारा क्या होगा, 2 ट्रैक होगा फिजिक्स का, 2 ट्रैक होगा केमिस्ट्री का, 2 ट्रैक होगा मैथ्स का, ट्रैक 1 ट्रैक 2। ठीक है, तो ट्रैक 1 में मैकेनिक्स ये आएगा, ये आता है, मैकेनिक्स आता है, ग्रेविटेशन आता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या आता है, मैकेनिक्स आता है, ग्रेविटेशन आता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, यहाँ से यहाँ। बाकी ये सब आता है सेकेंड ट्रैक, इसमें आता है सेकेंड ट्रैक। भाई बस क्या पढ़ना है ये थोड़ा बहुत क्लियर है। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन मैकेनिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स। थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है क्या पढ़ना है। आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स से स्टार्ट। इसको कॉपी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा समझ में है बस। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का मतलब है, एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब स्टार्ट करेंगे अपन मैकेनिक्स, थोड़ा सा जान लेते क्या होता है, क्या पढ़ेंगे अपन। स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां से नोट कर, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, it is it is the branch of physics, it is the branch of physics, है ना, which deals with, which deals with the motion of particle, which deals with the motion of particle. Yeah, it is the branch of physics which deals with the motion of particle, which deals with the motion of particle. मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में जिस ब्रांच में, फिजिक्स के जिस ब्रांच में अपन मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। तो ये जो मैकेनिक्स है इसमें आप पढ़ेंगे कि ये मोशन का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, मोशन का जो कॉज होता है, कॉज एंड पैरामीटर्स दोनों को पढ़ेंगे अपन इसमें, मैकेनिक्स। तो इसी के बेसिस पे, कॉज एंड पैरामीटर्स के बेसिस पे मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा होता है डायनामिक्स, डायनामिक्स या इसी को बोलते हैं काइनेटिक्स। एक होता है काइनेमेटिक्स, पहले मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ पार्टिकल। मैकेनिक्स विल स्टडी अबाउट मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल। मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। इन काइनेमेटिक्स इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जो अपना फर्स्ट चैप्टर होगा इसमें क्या पढ़ेंगे, इट डील्स विद
It deals with the motion of particle, the motion of particle without knowing its cause, without knowing its cause. मतलब सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, वो मोशन क्यों हो रहा है ना, वो मोशन क्यों हो रहा है इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे इसके बारे में, दैट इज पैरामीटर्स ऑफ मोशन, पैरामीटर्स ऑफ मोशन, मोशन के पैरामीटर्स के बारे में, मोशन के पैरामीटर्स के बारे में मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में मोशन ऑफ पैरामीटर्स में क्या क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा और टाइम भी आएगा। इतने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे। और काइनेटिक्स में क्या होता है, इस वाले पार्ट में अपन कॉज आइडेंटिफाई, कॉज इन डायनामिक्स, in dynamics we deal with the cause of motion, we deal with the cause of kinematics, kinetics deals with the motion of cause of motion, deals with the cause of motion, cause of motion। इसमें cause of motion के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें cause of motion के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम आएगा, बट यहाँ पे डायनामिक्स या काइनेटिक्स में क्या आएगा, फोर्स आएगा, फोर्स आएगा, टॉर्क आएगा, वो सब आएगा। कॉज ऑफ मोशन जो भी होगा वो आएगा। क्लियर? अब इस मैकेनिक्स में कितने चैप्टर्स होंगे, क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में आएगा काइनेमेटिक्स, इसी के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो काइनेमेटिक्स 1 and 2, 1 and 2 काइनेमेटिक्स। सेकेंड आएगा लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड चैप्टर क्या आएगा इसमें, लॉज ऑफ मोशन, LOM। थर्ड आएगा फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन के बाद क्या आएगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद आएगा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, फिर आएगा वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, WPE, वर्क पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर आएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, COM। लास्ट जो आएगा इसमें आएगा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो मैकेनिक्स में ये चैप्टर पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स 1 and 2, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, रोटेशनल मोशन। इतने चैप्टर्स आएंगे, 7 चैप्टर्स आएंगे किसमें, मैकेनिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स से। कहां से स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स। क्लियर? कॉपी कर लीजिए, किसी को भी कहीं पे कोई डाउट आए पूछ लीजिए।
आज से क्या स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स। एक और पॉइंट ऐड कर लेना इसमें, पोजीशन भी पढ़ते, पोजीशन, पोजीशन यहाँ पे ऐसे, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डन। सबसे पहले काइनेमेटिक्स 1 में जानेंगे अपन, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए, रेस्ट एंड मोशन इन काइनेमेटिक्स। First we will study about rest and motion. Rest and motion. इसको एक बार समझ लेते, ये रेस्ट एंड मोशन क्या है। रेस्ट एंड मोशन देखो यहाँ से, ये वी से जा रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है।
ये किसी बस में बी और सी जो है वो बिग बस में है और बस इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और ए जो है ये ग्राउंड पे है। कहाँ पे? ग्राउंड। ग्राउंड किस में है? रेस्ट। ग्राउंड इज एट रेस्ट। तो अगर आप इसके रिस्पेक्ट में इसके और इसके मोशन की बात करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू with respect to WRT, आगे से यही लिखूंगा WRT, with respect to E, with respect to ऑब्जर्वर लिख लीजिए, ऑब्जर्वर ए, with respect to ऑब्जर्वर ए, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो with respect to ऑब्जर्वर ए, आप ये बताओ क्या लगेगा? ये B और C, बस मूव कर रहा है V से, इफ बस इज मूविंग विद वेलोसिटी V, तो ये ऑब्जर्वर ए क्या ऑब्जर्व करेगा कि B एंड C है ना, बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटी V, यही ऑब्जर्व करेगा ना कि बी भी मूव कर रहा है वी से और सी भी मूव कर रहा है वी से। वेलोसिटी ऑफ बी क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा? ये वी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ सी कितना होगा? वी। लेकिन अगर मैं यही विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी बात करूं, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी के रेस्पेक्ट में बात करूं, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी, तो वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा? 0। तुम और तुम्हारा एक कोई फ्रेंड है, दोनों बस में है, दोनों बस में है, तो क्या तुम्हारे, हाँ, क्या तुम्हारे रेस्पेक्ट में उसका कोई मोशन होता है? नहीं होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी वेलोसिटी ऑफ सी 0 एंड वेलोसिटी ऑफ ए, ए की वेलोसिटी क्या दिखेगी? ये इसको ऐसा लग रहा होगा कि ये इस साइड जा रहा है, उसको क्या लग रहा होगा कि उसको खुद ऐसा थोड़ी लग रहा होगा कि वो जा रहा है इस साइड, उसको लग रहा होगा कि ये इस साइड जा रहा है। किस साइड? इस साइड, माइनस वी। क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब ऐसा लिख दीजिए v, और ऐसा डायरेक्शन शो कर रहा हूं, मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक बार ऑब्जर्वर ये है, एक बार ऑब्जर्वर ये है। तो फर्स्ट केस में क्या था? इसके रिस्पेक्ट में इसका जो c है वो v से जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में c जो है वो v से जा रहा है, बट इसके रिस्पेक्ट में c क्या है? रेस्ट में। इसके रिस्पेक्ट में c किस में? रेस्ट में। सेम मतलब आप क्या कर रहे हो, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो उसको पार्टिकल बोल देते हैं या पर्सन सी। सेम पर्सन जो है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट इस ऑब्जर्वर के, सॉरी, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में है, बट इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट और मोशन जो है वो अब्सोल्यूट टर्म नहीं है। वो जब भी अपन बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन की, तो किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे अगर मुझे इसके मोशन की बात करनी है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ये, तो ये हो जाएगा ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी भी है, इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो सेम पर्सन है बट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स है, एक ये और एक ये। तो दोनों डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, इसकी वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वो रिलेटिव टर्म है। तो जब भी बात करेंगे किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो यहां से क्या समझ में आया? तो रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स कैसे टर्म्स है? रिलेटिव टर्म्स। देयर इज नो मीनिंग ऑफ, देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन विदाउट ऑब्जर्वर, विदाउट ऑब्जर्वर, है ना? ऑब्जर्वर के बिना कोई मत मीनिंग ही नहीं है रेस्ट एंड मोशन की, विदाउट ऑब्जर्वर।
डाउट? एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया थोड़ा। फ्रीज हो गया है क्या? यस सर। नहीं ना, बाकी के लिए तो नहीं है यार, पता नहीं। क्लियर है? एक बार लीव करके ज्वाइन करो तो शायद। 1 मिनट रुको। ओके सर। एक बार ऐसा। लीव करके ज्वाइन कीजिए, शायद आना चाहिए। तो क्या बोल रहा था? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट ऑब्जर्वर। है ना, ऑब्जर्वर के बिना जो है रेस्ट एंड मोशन की कोई मीनिंग नहीं है। तो अब रेस्ट को जब डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करेंगे रेस्ट? रेस्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, when the position of particle when the position of particle does not change, when the position of particle does not change, when the position of particle does not change with respect to observer, with respect to observer, क्या बोला गया? when the position of particle does not change with respect to observer। जैसे सपोज एक ऑब्जर्वर 5 मीटर पर सेकेंड, एक मैन है, पर्सन है, वो 5 मीटर से जा रहा है इस साइड, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। दूसरा भी कितने से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। ये ए है, ये बी है, ये भी जा रहा है 5 मीटर से, ये भी जा रहा है 5 मीटर से। बट अगर ये ऑब्जर्व करेगा, ये बी ऑब्जर्व करेगा इसके मोशन को, तो ये मान लो अगर 1 सेकंड में कितना जाएगा? 5 मीटर से जा रहा है तो 1 सेकंड में 5 मीटर जाएगा, कांस्टेंट स्पीड है इसकी, तो 5 मीटर जाएगा। ये भी कितना जाएगा? 5 मीटर जाएगा। तो क्या इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? ये ए है और ये बी है, ये भी 5 मीटर से जा रहा है और ये भी नो 5 मीटर सर। से जा रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकंड में इसका डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। तो इसके रेस्पेक्ट में जब इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये ए जो है बी के रेस्पेक्ट में किसमें है? रेस्ट में। ए इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो वही लिखा, व्हेन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल does not change with respect to observer, then the particle is at rest with respect to observer. Then particle is said to be at rest, to be at rest with respect to observer। ठीक है, अगर उसका पोजीशन चेंज होगा तो किस में आएगा? मोशन में आ जाएगा। इसमें आएगा मोशन। तो वही अगर अपन मोशन को डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, then the particle is said to be in motion with respect to that observer। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। सर इसका मतलब ये होगा ना कि हमें कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा हमेशा। यस यस। ओके सर। जब भी मोशन की बात करेंगे, रेस्ट की बात करेंगे, किसी के रेस्पेक्ट में बात, किसी के रेस्पेक्ट में बात। ओके सर।
हाँ कर्वी लीनियर पाथ पे जाएगा तब तो मोशन में ही होगा ना, तब तो मोशन में ही होगा। डन। नेक्स्ट क्या था अपना, मोशन। व्हेन, साथ में कॉपी करो, व्हेन द पोजीशन ऑफ, व्हेन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, the position of the particle changes with respect to observer, with respect to observer, the particle, then the particle is said to be, particle is said to be in motion. With respect to observer, उसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो किस में होएगा, मोशन, इसमें होगा मोशन। तो अब इन सबको जब भी अपन एनालाइज करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई फ्रेम चाहिए, कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए या रेफरेंस फ्रेम चाहिए, ठीक है। उसको एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से आप मोशन को एनालाइज करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहीं पे लिखा होगा रेफरेंस फ्रेम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस। तो बेसिकली क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या, एक्स वाई जेड होता था, एक्स वाई जेड एक्सिस। नॉर्मली क्या होता था, ओरिजिन होता था, ये ओरिजिन, ओरिजिन। तो ओरिजिन से ही अपन मोशन को एनालाइज, मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, ओरिजिन से ही लिखते हैं। यहाँ पे पार्टिकल है, कुछ कोऑर्डिनेट्स आएगा, यहाँ पे पार्टिकल है, कुछ कोऑर्डिनेट्स आएगा। तो वैसे नॉर्मली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। लिखेंगे द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, the frame of reference is a
suitable coordinate system, suitable coordinate system, coordinate system involving space and time, space and time. Space का मतलब x y z coordinate है ना, time used as a reference, to study the motion of different bodies, to study the motion of different bodies, motion of different bodies. ऐसे ये सब बेसिक्स है, पहले बेसिक्स जान लेंगे फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे. द फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? सुटेबल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा इन्वॉल्विंग स्पेस एंड टाइम. स्पेस का मतलब वही कोई भी कोऑर्डिनेट अगर है तो उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड टाइम यूज्ड एज अ रेफरेंस टू स्टडी द मोशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज, मोशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज. ठीक है. तो जनरल जो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो होता है, अपन पर ने पहले भी पढ़ा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई जेड वाला, एक्स वाई जेड. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ टू टाइप्स. रेफरेंस जो होता है इज ऑफ टू टाइप्स. एक होता है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम. सेकंड होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम. एक क्या आएगा? इनर्शियल फ्रेम, एक आएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो इस चैप्टर में उतना ज्यादा डिटेल में इसको नहीं जानना होता है, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसका क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको. जब अपन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो लॉज ऑफ मोशन के लास्ट पार्ट में ये समझ में आएगा कि क्यों पढ़ा था रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों पढ़ा था, वहां समझ में आएगा. बट अभी सिर्फ लिख लेंगे क्या होता है इनर्शियल फ्रेम और क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, frame of reference, a frame of reference which is either at rest or moving with constant velocity, is known as inertial frame, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? नॉन इनर्शियल में कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाती है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आता है, या तो रेस्ट में रहेगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा. कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा. आगे देखेंगे अपन. वैसे भी आपने पढ़ा है कि अगर जैसे एक क्या होता है डीवी बाई डी टी होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है कि वो जो फ्रेम होता है वो एक्सेलरेट कर रहा होता है. तो a frame of reference moving with some acceleration, frame of reference moving with some acceleration is known as non-inertial frame. नॉन इनर्शियल, सिर्फ अभी डेफिनेशन से समझ लेना है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और ये रेस्ट में रहेगी. ये ऐसा फ्रेम है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या रेस्ट में रहेगी. ये यहाँ पे क्या होगा? कुछ एक्सेलरेशन के साथ ये एक्सेलरेट कर रहा होगा. ये फ्रेम कुछ एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर रहा होगा. ठीक है. ये सब बिल्कुल बेसिक्स है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछ दिया जाएगा आपसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. डेफिनेशन पूछने वाला तो है नहीं, क्वेश्चंस आएंगे, है ना. तो सिर्फ समझ लेना है, ऐसा नहीं कि जो है रूम पे बैठ के इसको लर्न कर रहे हैं, ऐसा मोशन ही होता है व्हेन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, ऐसा कर रहे हैं. समझना है क्या है नहीं.
सर नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे पूरा फ्रेम मूव कर सकता है, बिकॉज तो फ्रेम तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो खुद पे डिपेंड करता है, कहाँ लेना है वो तो खुद पे डिपेंड कर रहा है। कोई बस में है, बस एक्सेलरेट कर रहा है, उसी को मान लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अरे ऑब्जर्वर जहाँ पे होगा फ्रेम वहीं से स्टार्ट होगा। मान लो बस में कोई है, बस में एक ऑब्जर्वर मान लिया कि वो ऑब्जर्व कर रहा है मोशन, तो वो कैसा फ्रेम हो गया, वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो फ्रेम उस इंस्टेंट पे कैसा होगा, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। फ्रेम का मतलब ये नहीं होता है रेस्ट में होना, जरूरी नहीं है। अगर रेस्ट में हुआ तो इनर्शियल फ्रेम होगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इनर्शियल फ्रेम। अगर कोई ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, और ट्रेन के आसपास जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जो ऑब्जेक्ट है और ट्रेन मूव कर रही है, प्लेटफॉर्म पे अगर कोई पार्टिकल के मोशन को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रेन से ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो ट्रेन अभी कैसा फ्रेम हो जाए, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ पे, ऑब्जर्वर ट्रेन में, और ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, तो कैसा फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऑब्जर्वर तो कहीं पे भी हो सकता है ना यार। ओके सर। यहाँ पे क्या यूज्ड एज अ रेफरेंस टू स्टडी द मोशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज। अगर आप किसी भी बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, उसके मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा। तो रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, बेसिकली वो क्या है, वो एक ऑब्जर्वर की तरह, ऑब्जर्वर है वो। तो और ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको लेना है। तो जहां पे ऑब्जर्वर होगा वहीं पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहीं पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जर्वर मान लो ग्राउंड पे है, ग्राउंड रेस्ट में है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे रहेगा। ऑब्जर्वर अगर बाइक पे मूव कर रहा है और बाइक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो उस केस में इनर्शियल, वो भी फ्रेम कैसा रहेगा, इनर्शियल फ्रेम रहेगा। बट ऑब्जर्वर बाइक पे और बाइक एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में वो फ्रेम कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। उस केस में वो फ्रेम कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। ऑपेड कॉपी कर लिया इसको। नेक्स्ट, पैरामीटर्स ऑफ मोशन। सबसे पहले पोजीशन आएगा, पोजीशन के बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, या स्पीड बोल दीजिए, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, पोजीशन। तो पोजीशन क्या होता है, इट इज द exact location of particle, location of particle with respect to origin या ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को ओरिजिन पे मान लिया, ऑब्जर्वर। एग्जैक्ट लोकेशन होता है पार्टिकल का, उसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन। जैसे अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, और एक्स वाई प्लेन में ही पार्टिकल है, कहीं यहाँ पे पार्टिकल है, कहीं यहाँ पे पार्टिकल है, या किसी स्पेस में जेड मान लो इसको, तो कहीं यहाँ पे एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है ना, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, कहीं यहाँ पे पार्टिकल है, ऐसा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे पार्टिकल है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए एक्स वाई जेड। तो इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा वो यही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन। इसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल। इसी को क्या बोलेंगे अपन, पोजीशन।
नेक्स्ट, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा? द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, total length of the actual path covered by particle. The total length, yeah, it is the total length of the actual path covered by particle. Length of actual path covered by particle is known as distance. Covered by the particle is known as distance. इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। मतलब अगर पार्टिकल यहां से ऐसा गया तो एक्चुअल लेंथ पाथ ये है, एक्चुअल पाथ ये है, तो ये वाला लेंथ मेजर करेंगे, इस लेंथ को मेजर करेंगे। जैसे पार्टिकल यहां से ऐसा एक सर्कल में मूव कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, फाइनली यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो इसका एक्चुअल पाथ क्या हुआ? ये, तो ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर इसका रेडियस r है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2πr, है ना? डिस्टेंस क्या हो गया? तो एक्चुअल पाथ, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन क्या है? नहीं। इसलिए ये जो क्वांटिटी होगी डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी स्केलर, कर लो।
डन। इसकी यूनिट क्या होगी, ये क्या मेजर कर रहा है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट ये लेंथ मेजर कर रहा है, मीटर्स। मीटर होती है ना, ऐसा यूनिट मीटर है, ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट जो होगा वो मीटर है। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इट कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। देखो यस, अगर सपोज ये इसको मैंने y और x ये ओरिजिन है, यहाँ से कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 3, तो जब आप यहाँ से यहाँ पे आओगे और यहाँ पे x इक्वल्स टू -3 है ना, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, 3 यूनिट्स। 3, मान लो ये मीटर में है तो 3 मीटर, ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं 3 मीटर्स। -3 पे आ रहे हैं, बट फिर भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इट कांट बी नेगेटिव। तो लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 3 है, तो इस साइड भी डिस्टेंस 3 मीटर, इस साइड भी डिस्टेंस क्या होगा 3 मीटर, -3 नहीं 3 मीटर। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज चेंज इन पोजीशन, change in position of particle, it is the change in position of, जो चेंज होता है वो शॉर्टेस्ट, ये क्या होता है शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इसमें मैं इसको क्यों डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने लिख दिया इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उस केस में ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दिया तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, फिर आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये क्या होता है चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन। जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल यहाँ पे x इक्वल्स टू x1 यहाँ से यहाँ पे गया, x इक्वल्स टू x2 पे गया, चेंज इन पोजीशन कितना, यहाँ से यहाँ गया, तो चेंज इन पोजीशन कितना आ जाएगा, इसको आप डेल्टा x बोल दिया आपने, ये x2 माइनस x, x2 माइनस x, यही क्या है डिस्प्लेसमेंट, यही क्या है डिस्प्लेसमेंट। बट अगर आप देख लो, मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट, तो 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो भी डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस पॉइंट पे आप ऐसे भी जा सकते हैं, इस पॉइंट पे आप ऐसे भी जा सकते हैं, इस पॉइंट पे आप ऐसे 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 भी जा सकते हैं, बट अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होगा जहां पे हम मूव करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही आएगा, तो यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तो यही जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसी को बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट, यही क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना क्या है कंपलसरी, पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना क्या है कंपलसरी है। इस पाथ से अगर वो मूव करेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, इस पाथ से मूव करेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, इस पाथ के अलावा मूव करेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस पाथ के अलावा होगा, इस पाथ के अलावा, एक ही पाथ है, यूनिक है ना, तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसी को क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायरेक्शन है, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी लेंथ ही है, तो इसका जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट वो मीटर ओके। कॉपी करना एक बार, आगे देखते हैं क्या होगा।
डन। मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे गया, फिर वापस इसी लाइन के अलोंग आ रहा है, इसी लाइन के अलोंग मैं अलग से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया। इनिशियल पोजीशन इसका ये है, फाइनल पोजीशन ये है। ये बताइए इस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इसको मान लीजिए ये है x1 नेगेटिव, और ये वाला डिस्टेंस x2, ये x1 है और ये x2। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये इससे इस साइड आ गया है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर ये यहीं पे आ जाता, इसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाता, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? जीरो, है ना। डन। अगर ये ऐसा है, मान लीजिए पार्टिकल ऐसा जा रहा है, इसका रेडियस आर है, पार्टिकल ऐसा मूव कर ए टू बी, सेमी सर्कुलर पाथ। ये पाथ क्या है? सेमी सर्कुलर पाथ। ये बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना? ए टू बी जा रहा पाई आर डिस्टेंस टू आर डिस्प्लेसमेंट। है, डिस्टेंस कितना होगा? इस पाथ के अलॉन्ग जा रहा है, इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस हो गया कितना? पाई आर, है ना, पाई आर। डिस्प्लेसमेंट ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये आर है और ये भी आर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नोट करके कुछ डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस काट भी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, में बी पॉजिटिव, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सेकेंड, अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अपने डायरेक्शन को ये चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ये अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर रहा है, ए टू बी जा रहा है। if a particle is moving along straight line, moving along a straight line, yes, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन। तो इसका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो चेंज इन पोजीशन मतलब ये वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक का ये वाला आर है, तो ये भी आर ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा ना, इस और इस पॉइंट के बीच, ए एंड बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 2r। इससे भी मिनिमम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, डिस्टेंस ये हो जाएगा। If a particle is moving along a straight line in same direction, सेम डायरेक्शन में मूव करे, स्ट्रेट लाइन में तो ये ऐसा भी जा सकता है, वापस भी आ सकता है, सेम स्ट्रेट लाइन में ऐसा भी जा सकता है और ये रिटर्न भी हो सकता है। बट अगर एक ही लाइन के अलॉन्ग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। बट जनरली क्या होगा? अगर आप जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, या उससे ग्रेटर, है ना।
इक्वल कब होगा? तो जब वो एक स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तभी डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा, वरना हर केस में डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, वरना हर केस में डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वलिटी का साइन यहाँ पे आएगा, बाकी हर केस में डिस्टेंस क्या होगा? ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे स्पीड, वी से डिनोट। स्पीड में फर्स्ट आएगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को वी एवरेज ऐसा या ऐसा लिखते हैं वी, या कहीं पे वी ए वी लिखा होगा, आर लगा दिया वी आर, या ऐसे ब्रैकेट या वी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा? टोटल टाइम। हाँ, एवरेज स्पीड को या तो वी बार से डिनोट करते हैं। एवरेज स्पीड होगा या तो वी बार लिखो, इस एवरेज स्पीड को आप वी बार लिख सकते हैं, या ब्रैकेट के अंदर ऐसा वी लिखा, ऐसा ब्रैकेट दे दिया तो इसका मतलब हो जाता है एवरेज स्पीड। वी लिखा उसके ऊपर बार लगा दिया मतलब एवरेज स्पीड, या एवरेज वेलोसिटी को भी इसी से डिनोट करते हैं। आगे देखेंगे अपन एवरेज वेलोसिटी भी ऐसे ही डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में दिया होता है कि एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड है, बट वी होगा तो उसके ऊपर बार, या सिर्फ वी लिखा है तो ब्रैकेट, या वी एवरेज, या वी एवरेज। इन तीनों में से कोई भी होगा तो आपको समझ लेना है कि ये एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी। वो आगे समझ में आएगा क्या होगा। बट वी बार का मतलब एवरेज स्पीड, ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसी ब्रैकेट होनी चाहिए तो उसको भी एवरेज स्पीड या वी ए वी लिख दिया एवरेज स्पीड। नेक्स्ट
इंस्टेंटेनियस स्पीड, सेकेंड इसमें लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिर्फ आप v लिख दीजिए बस। तो ये क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ, पढ़ा है अपन ने कैलकुलस में पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। लिखेंगे इट इज द रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड, ई इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो कैसा आएगा, ये पोजीशन है, मान लीजिए एस है, ये टी है, इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पे फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, थीटा हो जाएगा, तो v को आप क्या लिखोगे, ds बाई dt, पता है ये ds बाय dt, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ds बाय dt। और यही क्या है, स्लोप है, st ग्राफ, st ग्राफ क्या है, स्लोप, ये तो पता है ना कैलकुलस में। तो v की वैल्यू ds बाई dt, या x डायरेक्शन में है तो v इक्वल्स टू dx बाई dt। थर्ड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इसको भी v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा यूनिफॉर्म है या इंस्टेंटेनियस, इसीलिए टेंशन नहीं लेना। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, एक पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना, तो उतना ज्यादा नहीं अपन पढ़ते, 9-10 में पढ़ते थे वो। इसका मतलब स्पीड जो होगी, ये क्या होगी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, मतलब स्पीड कांस्टेंट है तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, सेम टाइम इंटरवल में क्या करेगा, सेम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो इस केस में डिस्टेंस जो हो जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस डायरेक्ट लिख दोगे आप, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। कभी जब स्पीड उसकी क्या है, यूनिफॉर्म है, जब उसकी स्पीड क्या है, ये कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड लिखा होगा, कांस्टेंट स्पीड, तो उस केस में डिस्टेंस को आप क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। ये कैसी क्वांटिटी है, कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं आ रहा है, कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं आएगा, कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर। यूनिट क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड, एम बाई एस के लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, जनरली यही लिखा होता है मीटर पर सेकंड। कॉपी कर लीजिए, ये सब जो पढ़ रहे हैं ये सब आपने 9-10 में भी पढ़ा हुआ है। इंस्टेंटेनियस कुछ हो सकता है कि ये ds बाई dt नया होगा, बाकी सब तो आपने पढ़ा हुआ है, एवरेज स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है।
ये स्पीड कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तभी लिख सकते हैं आप डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तभी आप लिख सकते हैं इसको डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डन। नेक्स्ट लिखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में पहला लिखेंगे अपन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो इसको भी या तो v बार लिखा होगा या ऐसा या v एवरेज। अब एग्जाम में सर कैसे समझ में आएगा कि वो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड है, क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में गिवन एवरेज वेलोसिटी जो होगी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सेकंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये भी सेम होता है, स्पीड की जैसा ही होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, इट इज द रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ change, it is the rate of change in position with respect to time। st है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो एक टेंजेंट ड्रॉप है, एक टेंजेंट ड्रॉप। बट यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो v को ऐसे लिख दीजिए, v इक्वल्स टू ds बाय dt। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो मॉड v इक्वल्स टू मॉड ds बाय dt। ठीक है, वेलोसिटी इसीलिए वेक्टर साइन लगा दिए, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड लगा दिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, डायरेक्शन इसका सेम रहने वाला है। बट मैं ऐसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नहीं नहीं पुट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पुट कर सकते हैं, डायरेक्शन बताना होगा तो पुट कर देंगे चलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है ना, रिमेन सेम, रिमेन रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द। तो वेलोसिटी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा थ्रू आउट द मोशन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा, थ्रू आउट द मोशन सेम होगा। मतलब अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे भी डायरेक्शन तो यही रहेगा, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ऐसा ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये ऐसा ही जाता रहेगा। यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन भी वही रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, हर जगह पे क्या होगी सेम, तो डायरेक्शन भी सेम होगा।
डायरेक्शन भी सेम। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो क्वांटिटी है ये भी कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। डन। नोट करके 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर फर्स्ट लिखिए। अपने को पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर इसी को आप टाइम से डिवाइड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सेम टाइम दोनों में,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड is greater than equal to average velocity. Average speed is always greater than or equal to average velocity. Second point, instantaneous speed जो होगा वो क्या हो जाएगा, v equals to ds by dt. Instantaneous velocity क्या होगा, instantaneous velocity v equals to हो जाएगा ds by dt. मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मॉड लगा दीजिए। थर्ड, एसटी ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, यहाँ पे तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। कहीं पे भी फाइंड करना होगा तो आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, कहीं पे भी फाइंड करना है ना, यहाँ पे फाइंड करना है दो टेंजेंट, यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब हमेशा जो वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। बोलने का मतलब ये है, हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियल ऐसी होगी। ये अगर इसका पाथ है, ऐसा पाथ है तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल ऐसा, 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 यहाँ पे अगर फाइंड करते तो ऐसा, तो हमेशा क्या होगी वेलोसिटी, instantaneous velocity is always tangential to the path. Instantaneous velocity is always tangential to the path. Tangential to the path. फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए कि ये पार्टिकल इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, उसका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट ये वाला, यही डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना होता तो एवरेज वेलोसिटी कितना होता, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता, या वेलोसिटी बोल दीजिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वेलोसिटी किसके डायरेक्शन में होता, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। वेलोसिटी किसके डायरेक्शन में होता, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता। एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते हैं, वी एवरेज वेक्टर के टर्म में लिखते हैं, तो डेल्टा एक्स या डेल्टा एस बाय डेल्टा टी वेक्टर में, या डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, यही डिस्प्लेसमेंट है ना। डेल्टा एक्स या डेल्टा एस जो लिखना है आप लिख दीजिए, ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते थे कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स के डायरेक्शन के पैरेलल होगा, मतलब उसी के अलोंग हो। एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर 1D मोशन पे आएंगे। फिर 1D मोशन पे। कल जो है उसमें अपन डिस्कस करेंगे, जो होमवर्क दिया है ना, उसका डिस्कशन। चलो बाय बाय, टेक केयर। So please show the upper part once. यस, एक्चुअल फिजिक्स जो है,
एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट हुआ है आज। बाय, टेक केयर।